मात्र 1 घंटे 20 मिनट पढ़ाऊंगा, मतलब 11:45 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है। फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और लड्डू खाने हैं तो 1-2 बजे के आसपास वहीं आ जाना, ठीक है। अड्डा नहीं बताएंगे, अड्डा जान जाओ। एक इंस्टीट्यूट में खड़े होकर दूसरे का नाम नहीं ले सकते। और बाकी क्या खाओगे, अच्छा बताओ। लड्डू। अभिषेक जी, अरे आ जाने तो कैंसिल ना हो जाए। कहाँ है अभिषेक, कहाँ है? मंगवा रहे, लड्डू मंगवा रहे थे। सारे बच्चों को लड्डू खिला दो, मैं पेमेंट करता हूँ। हाँ, यूपीआई। मुझे सुनो, तो बस फ्रिक्शन अच्छे से पढ़ना है, ठीक। लड्डू आ जाएंगे तुम्हारे, लड्डू मिलेंगे। और लड्डू हमें खाने भी चाहिए, आज का दिन सबसे बड़ा त्यौहार है यार। चलिए, तो आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही एक पार्ट आता है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या है अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं, बेटा, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं और उनमें या तो स्लिपिंग हो रही होती है, स्लिपिंग, ऐसे स्लिपिंग जैसे मेरे हाथ स्लिप कर रहे हैं एक दूसरे पे, और या फिर स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है, स्लिपिंग की कोशिश होती है, स्लिपिंग की चाहत होती है, पर स्लिपिंग हो नहीं पा रही। तो अगर स्लिपिंग हो रही है या स्लिपिंग की टेंडेंसी है, हाँ, आ रहे हैं। अरे मैं इधर से आगे क्या है
बच्चे आज हाँ आइए बेटा, व्हेन टू सरफेसेस, फ्रिक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, तो व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट एंड देयर इज आइदर रिलेटिव मोशन, या तो बेटा उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, रिलेटिव मोशन, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, स्लिपिंग हो रही हो बेटा, स्लिपिंग, या फिर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो, आइदर रिलेटिव मोशन बिटवीन देम और देयर इज सम टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी of relative motion, tendency of relative motion between them. लिख लो बेटा. Then a tangential force, a tangential action reaction force act on two surfaces which opposes that relative motion is called friction. मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो सरफेस बेटा आपस में कांटेक्ट में हो और या तो वो आपस में एक दूसरे के रिलेटिव में बेटा स्लिप कर रही हो, इस तरह से स्लिपिंग हो रही हो, ठीक है, जैसे कि अगर मेरा हाथ यहाँ पर है, मान लीजिए ये ऐसे स्लिप कर रहा है बोर्ड पे, स्लिपिंग बोलते हैं। एक सरफेस दूसरे के रिलेटिव में जब मूव करती है तो उसे स्लिपिंग कहते हैं। तो या तो स्लिपिंग हो रही हो, रिलेटिव मोशन हो रहा हो, या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, तो उन दोनों सरफेस में बेटा एक आपस में फोर्स लगता है उनके बीच में, ऑफ कोर्स कांटेक्ट फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब सरफेस के टेंजेंट के अलोंग लगता है, जो इस रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। वो चाहता है कि ये जो सरफेस आपस में स्लिप कर रही हैं, ये स्लिप ना करें, मतलब चिपकी रहे साथ में और ऐसे फिसले ना, इस तरह से स्लिप ना हो, इस तरह से स्लिप ना हो। तो फ्रिक्शन हमारा, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन कब लगता है, ध्यान रहे, फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता। कोई पूछे कि भैया फ्रिक्शन कब लगेगा, तो आप क्या कहोगे कि दो सरफेस के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी। टेंडेंसी काफी खतरनाक चीज है,
कि टेंडेंसी कुछ वैसे ही होगा कि उसके मन में क्या है। जैसे आपने कहा एक तो होता है एक्ट, कोई काम कर दिया तुमने, तो जो आदमी कर देता है वो दिखता है कि भैया इसने ये काम कर दिया, और क्या करना चाहता है ये कौन जानता है, उसके मन में झांक के देखना पड़ता है भाई क्या करना चाहते हो तो, हैं? तो ऐसे टेंडेंसी भी काफ़ी खतरनाक चीज़ है, देखनी पड़ती है। मैं एक बहुत सरल उदाहरण से टेंडेंसी समझाता हूँ। मान लो एक रफ सरफेस पे बॉडी रखी और इस बॉडी पे हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पे बॉडी रुकी हुई, तो ये बॉडी कहीं नहीं जा रही, इसका कोई ग्राउंड के रिलेटिव में स्लिप नहीं कर रही है, तो रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, जमीन पे रखी हुई एक जगह, लेकिन इसमें रिलेटिव मोशन की चाहत है, टेंडेंसी है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी टेंडेंसी क्या है, जाना किधर चाहती है? तो हम बड़े आराम से समझ पा रहे हैं क्योंकि सरल सा एग्जांपल है कि सोचो अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन ना होता और हमने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया होता, तो बताओ ये बॉडी किधर जाती? राइट, यानी राइट में जाना चाहती है। तो राइट में जाने की इसकी क्या है? टेंडेंसी। ग्राउंड के रिलेटिव में ये राइट डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो दिस इज द टेंडेंसी बेटा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब ये राइट में जाना चाहती है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन लगेगा। टेंडेंसी का अपोज करता है, तो ग्राउंड के कारण बॉडी पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो बाईं तरफ लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन बाईं तरफ लगेगा। तो टेंडेंसी उसे कहते हैं कि जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हुआ हो परंतु रिलेटिव मोशन की कोशिश हो रही हो, रिलेटिव मोशन की चाहत हो बॉडी में, पर फ्रिक्शन ने उसे रोक रखा। तो वहां पर हम देखेंगे कि टेंडेंसी क्या है। टेंडेंसी दिखने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले तो आप ये जान लो कि फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता बेटा। फ्रिक्शन हमेशा कब लगता है? बोलना पड़ेगा, कब लगता है? जब 2 सरफेस कांटेक्ट में हो और उनमें या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो। अच्छा मैं बताओ, मेरे हाथों में रिलेटिव मोशन हो रहा है? स्लिपिंग हो रही है? अभी हो रही है? तो यहां पर अगर रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन की क्या हो? टेंडेंसी। जैसे मान लो मैं अपने दाहिने वाले हाथ को जोर से पुश कर रहा हूं पर ये जा नहीं पा रहा फ्रिक्शन की वजह से, इनमें फ्रिक्शन लग रहा है, मैं कोशिश, जैसे मैं ये अपना हाथ अगर बोर्ड पे रख दूं यहां पे और मैं इस हाथ पे धक्का मार रहा हूं ऐसे आगे की तरफ, पर मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा है, तो मेरे हाथ में टेंडेंसी है, आगे जाना चाहता है हाथ पर जा नहीं पा रहा फ्रिक्शन की वजह से, तो यहां पर भी एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और अगर मेरा हाथ ऐसे ऐसे बोर्ड पे चलने लगे तो यहाँ रिलेटिव मोशन शुरू हो गया, स्लिपिंग शुरू हो गई, है ना। तो जब रिलेटिव मोशन शुरू हो जाता है, ऐसे शुरू हो जाता है, तो वहां जो फ्रिक्शन लगता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन जब तक रिलेटिव मोशन शुरू नहीं हुआ है, मान लो ये हाथ रखा है बोर्ड पे और हम इस पे पुश कर रहे हैं और ये मूव नहीं कर रहा है, तब तक मेरे हाथ और बोर्ड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पहले तो तुम मुझे ये बता दो कि फ्रिक्शन कब लगता है? जब या तो रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए, या तो स्लिपिंग शुरू हो जाए, या स्लिपिंग की क्या हो? टेंडेंसी हो। टेंडेंसी अच्छी चीज है, उसे देखना सिखाएंगे। स्लिपिंग तो साफ साफ दिखेगी। स्लिपिंग का मतलब 2 बॉडी कांटेक्ट में है और उनकी वेलोसिटी अलग अलग है। स्लिपिंग का ये मतलब है भैया, है ना। तो आ जाओ देख लेते हैं। फ्रिक्शन 2 तरह का होता है बेटा। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। बेटा ध्यान दिए रहना। अभिषेक तुम्हारे लिए लड्डू लेने गए। आइए, तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक और लिखना है, नाम ही तो लिखने, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन।
आइए तो अब हम बात करते हैं, पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता कब है। तो बेटा जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो परंतु रिलेटिव मोशन स्टार्ट ना हुआ हो, मतलब दो सरफेस कांटेक्ट में हो और उनमें स्लिपिंग ना हो रही हो परंतु स्लिपिंग की चाहत हो, स्लिपिंग ना हो रही हो परंतु स्लिपिंग की टेंडेंसी हो, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक लगता है। तो मेरे साथ लिखेंगे, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्लिपिंग between two surfaces in contact, but relative motion is not started, relative motion या slipping is not started, then friction is called static, then friction acting is called static। तो बेटा क्या कह रहे हैं हम कि जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन की कोशिश हो, रिलेटिव मोशन की बेटा टेंडेंसी हो, स्लिपिंग की बेटा टेंडेंसी सिर्फ हो परंतु स्लिपिंग की शुरुआत ना हुई हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग ऐसे समय में जो बेटा जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। मतलब बेटा जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं और उनमें स्लिपिंग की कोशिश हो, स्लिपिंग की टेंडेंसी हो परंतु स्लिपिंग शुरू ना हुई हो, रिलेटिव मोशन शुरू ना हुआ हो, तो फ्रिक्शन जो लगता है वो स्टैटिक लगता है। तो जैसे मान लो कोई बॉडी अगर ग्राउंड पे है और आप उसको धक्का मार रहे हो, बॉडी चल नहीं रही, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने एक बॉडी है बेटा, ये वाली बॉडी F है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा पुश किया और बॉडी रुकी हुई, चल नहीं रही, ये सरफेस रफ है, तो आपको पता है कि इस फोर्स के कारण बॉडी में टेंडेंसी आगे जाने की है, तो इस पे पक्की बात है बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा, बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा किधर लगेगा? पीछे की तरफ। कौन सा फ्रिक्शन होगा? ये Fs। अच्छा, ग्राउंड ने बॉडी पे पीछे लगाया है तो बॉडी ग्राउंड पे कैसे लगाएगी? एक्शन रिएक्शन होता है, लेकिन बेटा हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ बॉडी वाले की, तो हम ज़्यादातर केस में ग्राउंड वाला नहीं दिखाएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेटा फ्रिक्शन भी क्रिया प्रतिक्रिया बल ही होता है। अगर बॉडी ग्राउंड ने बॉडी पर पीछे लगाया है तो बॉडी ग्राउंड पर आगे लगाएगी। ठीक है बेटा। तो अब मैंने कहा कि टेंडेंसी की बात करते हैं। ये जैसे मोबाइल मेरे हाथ में, जरा बताइएगा, अगर ये मोबाइल मेरे हाथ में, मैं अपने हाथ को ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, बताइए मेरे हाथ और मोबाइल के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है? कौन सा वाला? कि काइनेटिक? क्यों? मोशन तो हो रहा है मोबाइल में। मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कई बार बच्चों को ये वाला एग्जांपल देख के लगता है कि जमीन पे जैसे बॉडी रख देते हो तो जमीन रुकी हुई, तो जब तक ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी तब तक स्टैटिक है, धक्का ज्यादा मार दोगे बॉडी फिसलने लगेगी तो काइनेटिक है। अब यहां से एक मिसकंसेप्शन ट्रैवल कर जाता है लोगों के दिमाग में। लोगों को लगता है जब तक रुकी हुई है तब तक स्टैटिक, और जहां चल पड़ी वहां काइनेटिक है, तो मैं मोबाइल को चला देता हूं। चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस सरफेस पे है उस पे चलना इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर मोबाइल मेरे हाथ में ऐसे फिसलने लगे तो फ्रिक्शन कौन सा आएगा? क्या? जब तक हाथ में वैसे ही रखा हुआ तब तक फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेस आपस में रिलेटिव मोशन ना करें, आपस में उनमें स्लिपिंग ना हो। रिलेटिव मोशन जानते हो कब है? जब मेरे दो हाथ कांटेक्ट में हो, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाए। तो एक हाथ की वेलोसिटी अलग होगी, एक तेजी से चलेगा, एक धीरे धीरे चलेगा, तो जो तेजी से चलेगा वो आगे निकल जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगी। पर दोनों हाथ अगर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो दोनों कांटेक्ट में बने रहेंगे। अब अगर इनमें लग भी रहा होगा फ्रिक्शन दोनों हाथों में, तो कौन सा लग रहा होगा? स्टैटिक लग रहा होगा, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने यही लिखा, देखो कि जब रिलेटिव मोशन की क्या हो बेटा? टेंडेंसी। देखो फिर लिखा है बट कहीं लिखा है मैंने, बट रिलेटिव मोशन इज नॉट स्टार्टेड। मतलब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी तो है
पर रिलेटिव मोशन में शुरुआत नहीं हुई है, स्लिपिंग की शुरुआत नहीं हुई है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करें, क्या ये बातें नोट कर ली आपने? लिखते चलना, थ्योरेटिकल बातें। पहला लेक्चर है, एनएलएम का भी थ्योरेटिकल था, इसका भी थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, इसलिए ध्यान से समझना सारी बातें। तो अब अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा लगता कैसे, तो सबसे पहले बेटा आपको यह देखना है कि इट ऑलवेज एक्ट opposite to the tendency of relative motion. Tendency of relative motion. बेटा ये हमेशा रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है। जिस तरफ टेंडेंसी होगी बेटा, एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरे सरफेस की जो भी टेंडेंसी होगी उसके उस रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का ये उसे फ्रिक्शन हम लोग। डायरेक्शन की बात अगर हम करें, जैसे हमने कहा कि बेटा अगर हम इस बॉडी पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इसकी टेंडेंसी राइट जाने की होगी, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, मान लो एक बॉडी ग्राउंड पे रखी है बेटा, ग्राउंड पे रखी है और हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया बेटा, ये ग्राउंड रफ है। बताओ बेटा फोर्स किस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? किस डायरेक्शन में लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा, कितना भी हो, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये बॉडी में ना तो स्लिपिंग हो रही है, ना स्लिपिंग की टेंडेंसी है, ना ये बॉडी राइट जाना चाहती, ना ये बॉडी लेफ्ट जाना चाहती, कहीं जाना ही नहीं चाहती। अरे जब फोर्स लगाओगे तब तो जाना चाहेगी ना। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसमें यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा बेटा? 0। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता, तभी लगता है जब उसकी ज़रूरत होती है, तभी लगता है जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है, तभी लगता है जब रिलेटिव मोशन होने लगता है। या फिर आप बात समझ रहे हैं? और अगर लगेगा भी तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी के कैसा लगेगा? अपोजिट लगेगा, अपोजिट। जैसे मान लो अगर एक बॉडी है बेटा, इस बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया और 5 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया, अब बताओ इस बॉडी की टेंडेंसी किस तरफ जाने की है? बेटा ऐसे देखा जाता है कि टेंडेंसी देखने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे देखा जाता है कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी किस तरफ स्लिप करती। बेटा कैसे देखा जाता है? अगर फ्रिक्शन तो ये बॉडी किस तरफ स्लिप करती, उसी को टेंडेंसी कहते हैं। तो सोचो अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी राइट डायरेक्शन में स्लिप करती, परंतु तुम कह रहे हो बॉडी सर रेस्ट पे, तो राइट डायरेक्शन में जाना चाहती थी, रेस्ट पे कैसे आई होगी भैया? बताओ भैया कैसे आई होगी? तो क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लग गया होगा पीछे, एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया होगा। तो ग्राउंड ने बॉडी पर बेटा पीछे लगाया होगा, बॉडी ग्राउंड पर आगे लगा दी। लेकिन ये तो कुछ सरल उदाहरण है, सरल उदाहरण है। जैसे अगर मैं कहूं बेटा कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने बॉडी रखी, तो एक इंक्लाइंड प्लेन पे बेटा अगर हमने बॉडी रखी तो ये बताओ नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता था? mg, ये mg साइन थीटा, ये mg कॉस थीटा, ये नॉर्मल। तो mg साइन थीटा के अगर ये मैं कह रहा हूं तुमसे बेटा बॉडी रुकी हुई है, बेटा बॉडी रुकी हुई है, अब बताओ बेटा फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? तो आप पहले ये सोचोगे कि इसमें टेंडेंसी क्या है। तो टेंडेंसी के लिए आपको क्या सोचना होगा कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो बॉडी किस दिशा में स्लिप करती। तो जरा मुझे बता दो कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी ऊपर जाती कि नीचे जाती? अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी ऊपर जाती कि नीचे? लेकिन अभी तो ये कहीं नहीं जा रही, तो बताओ फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? इसकी टेंडेंसी, इसकी जो चाहत है वो क्या है? नीचे आने की है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? ऊपर लगेगा। और अगर ये रुकी हुई है, अगर ये बॉडी रुकी हुई है, तो तुम ये भी बता सकते हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg। सोचो ना बेटा, सोचो ना, अगर ये बॉडी रुकी हुई है रेस्ट पे, अगर ये रुकी हुई है, अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं रुकी हुई है, अगर रुकी हुई है तो रेस्ट पे है, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा?
क्योंकि रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, 10 इधर है 5 इधर है तो भी कितना होगा 5, बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो 10 बराबर 5 प्लस Fs, तो Fs की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी डायरेक्शन बेटा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के अपोजिट होती है। किसके अपोजिट होती है? लेकिन ध्यान रहे, क्या फ्रिक्शन हमेशा लगता है? नहीं, तभी लगेगा जब या तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी या रिलेटिव मोशन खुद हो रहा होगा। अगर टेंडेंसी होगी तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा, और अगर रिलेटिव मोशन शुरू हो गया है, स्लिपिंग की शुरुआत हो गई है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक हो जाएगा। इतनी बात लिखो, मैं कुछ और बातें बताऊंगा। एक दो एग्जाम्पल बेटा और समझाइए जरा थोड़ा फ्रिक्शन की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा फ्रिक्शन की थोड़ी डायरेक्शन की समझ बहुत ज़रूरी है। अच्छा बेटा एक बात बताइए, अगर एक बॉडी है थीटा एंगल पे रखी है और मैं एक फोर्स लगा दूं जिस फोर्स की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर हो, और ये जो फोर्स है ये भी mg साइन थीटा है, तो बताइए क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन किस दिशा में लगेगा? एक फोर्स mg साइन थीटा नीचे लग रहा है और मैंने उतना ही फोर्स mg साइन थीटा लगा दिया ऊपर, क्या फ्रिक्शन लगेगा यहाँ? क्योंकि इनमें से कोई फोर्स बड़ा नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो भी ये बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। मतलब इस बॉडी में ना ऊपर जाने की चाहत है ना नीचे, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस है। इसलिए ये जो फ्रिक्शन है वो लगेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। कितना भी फ्रिक्शन मौजूद हो तो लगेगा ही नहीं। मैं आपको बता दूं 90% या इवन 50% लोग ऐसे होते हैं जो फ्रिक्शन की फार्मूला पढ़ते हैं और वो सीधे सीधे फार्मूला यूज करके फ्रिक्शन लगा देते हैं। इसलिए कुछ भी पढ़ने से पहले आपको ये जानना, आपको मन में बिठाना होगा कि फ्रिक्शन बाकी फोर्सेस से अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है। आपको पूरा एनएलएम पढ़ा दिया, फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि आप अकेले उसको समझने के लिए पूरा चैप्टर बना दिया गया है। एनएलएम का ही पार्ट है ये, तो अकेले उसके लिए एक चैप्टर क्यों बनाया गया? क्योंकि उसकी समझ अलग है, वो दूसरों से अलग है। जरूर नॉर्मल रिएक्शन है, लगेगा तो लगेगा। mg ऐसा थोड़े ना कभी थोड़ा लगे, कभी अभी आप फ्रिक्शन देखोगे जरूरत के हिसाब से लगेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, कभी 5 न्यूटन लगेगा कभी 10 न्यूटन लगेगा। बहुत जहरीला फोर्स है ये, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझ पैदा करनी है। अच्छा बताइए मुझे कुछ काम की बातें। अगर ये F फोर्स mg साइन थीटा से बड़ा होता तो ये बॉडी ऊपर जाना चाहती कि नीचे? तो अगर ऊपर जाना चाहती तो फ्रिक्शन किधर लगता? टेंडेंसी के अपोजिट। और अगर F छोटा होता है mg साइन थीटा से तो नीचे आना चाहती। शब्दों को ध्यान से सुनो मेरे। अगर F छोटा होता है mg साइन थीटा से तो ये बॉडी नीचे आना चाहती, क्योंकि रफ है ना, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तब रोकेगा उसको। तो क्या हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझ जाएंगे बेटा?
अच्छा बताइए एक और, ये एक दीवार है, दीवार, इस दीवार से एक बॉडी कांटेक्ट में और यहां से हमने एक फोर्स लगाया F। तो जब आप इधर से दीवार से बॉडी फोर्स लगाओगे तो क्या इस दीवार से नॉर्मल लगेगा ऐसे, और इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो बताओ नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, F के बराबर। अरे होगी कि नहीं होगी? अब बताओ ये दीवार में अगर बॉडी सटी हुई है तो इसका mg नीचे लग रहा है कि नहीं? ये mg के कारण किधर जाना चाहती है, तो इसकी जो टेंडेंसी है वो किधर जाने की है, ऊपर जाने की है। टेंडेंसी किधर जाने की, टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये फ्रिक्शन रोकेगा, इस स्लिपिंग से रोकेगा, स्लिपिंग को अवॉइड करता है। अगर ये फ्रिक्शन ने इसको रोका नहीं तो फिसल के नीचे चली जाएगी। और अगर मैं आपसे कह दूं कि ये बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पे, फिसल नहीं रही, एक जगह रुकी हुई, जैसे मैं अगर ये वाला मोबाइल लेता हूं, तो अगर मैं इसको ऐसे पुश करूं, यहां से ऐसे रुकी हुई है, तो मोबाइल और दीवार के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक की काइनेटिक। और अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो देखो ये फिसलते आ रही कि नहीं आ रही, और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो रुक जाएगी। समझ आ रही कि नहीं? तो जब वो स्लिप कर रहा था तो कौन सा फ्रिक्शन था, काइनेटिक, और जब मोबाइल रुका हुआ था तो कौन सा था, स्टैटिक। तो अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक। लेकिन अगर फिसल के नीचे आएगी तो कौन सा होगा। अच्छा बताओ, अगर रुकी हुई बॉडी है तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर रुकी हुई है तो, अगर रुकी हुई है तो एक्सेलेरेशन 0 होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ mg के बराबर। तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें, मैं न्यूमेरिकल कराने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो बस आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन के स्वभाव के बारे में समझ पैदा करना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्शन के नेचर को समझो आप। अगर उसको हल्के में ले लोगे, सही से उससे बातचीत नहीं करोगे, उसको समझ नहीं पाओगे कि फ्रिक्शन क्या है। ठीक, तो समझने के लिए पर्याप्त उसको हाय हेलो बोलना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो अब कुछ बातें और समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अगला पॉइंट आता है बेटा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बेटा ज़रूरत के हिसाब से, अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है ज़रूरत के हिसाब से, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट कर लेता है। जैसे मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो एक बॉडी बेटा ज़मीन पे रखी है, आपने इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी हमारी रुकी हुई है। आप कोई बड़ी सी बॉडी रख दीजिए और उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाइए, बॉडी नहीं चलेगी। तो आप यहाँ से महसूस करेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक होगा और कितना होगा, 5 न्यूटन। फिर अगर आप थोड़ी देर बाद इस पर थोड़ा सा फोर्स 8 न्यूटन लगा देंगे तो आप देखेंगे हो सकता है बॉडी तब भी रुकी हुई।
क्योंकि 8 न्यूटन फोर्स अगर आप लगाएंगे हो सकता है बॉडी तब भी मूव ना करे, एक लिमिट से ज्यादा में मूव कर जाएगी, हमें भी बात करेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ाऊंगा तो ऐसी कई बार संभावनाएं आएंगी कि 5 लगाओगे तो भी बॉडी रेस्ट पे, 8 लगाओगे तो भी रेस्ट पे। तो यहां पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 8 न्यूटन। क्योंकि इस फ्रिक्शन ने ही तो फोर्स को बैलेंस किया हुआ है बेटा। अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका बेटा एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए ना। यानी इस फ्रिक्शन ने ही इस 8 न्यूटन को बैलेंस कर रखा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां 8 न्यूटन होगी, यहां 5 न्यूटन होगी। यहां 5 न्यूटन फोर्स लगाया था, इसलिए फ्रिक्शन 5 लग रहा है, जरूरत 5 की थी। यहां 8 लगाया है तो रोकने के लिए फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू बढ़ा ली, 8 न्यूटन एडजस्ट कर लिया अपने आप। अब फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कह रहा मेरी जरूरत तो नहीं, मैं हूं पर मैं लगूंगा नहीं, मेरी जब जरूरत होगी तभी मैं आगे बढ़ के आता हूं, मैं आगे बढ़ के नेता नहीं बनता। जरूरत है मेरी तो बताओ मुझे। तो अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन 0, 2 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन, 3 लगाओगे फ्रिक्शन 3 न्यूटन, 8 लगाओगे फ्रिक्शन 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को सिचुएशन के हिसाब से क्या कर रहा है? एडजस्ट कर ले। इसलिए क्या कहते हैं इसको? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब मान लो तुमने फोर्स इधर से लगा दिया बेटा, इधर से लगा दिया ऐसे 5 न्यूटन, भैया सेल ले आना। अगर 5 न्यूटन इधर से आ रही है, पीछे तक आ रही है आवाज? मन के कानों से सुनो। लिख लो लिख लो लिख लो। क्या लड्डू का इंतजार कर रहे हो क्या? अरे मजाक था भाई, मजाक। क्या लगता है सीरियसली आ रहे हैं क्या लड्डू? तुम्हें लगता है मैं ऐसे अरे ये ना करो, मैं ऐसे मजाक नहीं करता, सही बात है। उसमें लगे किसमें? किसमें तो चलो उसमें लगाने होगा। हेलो 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 विश्वाजी नहीं क्या? हेलो 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 हेलो। लिख लो। बोल के देखो ना, शायद आ गया हो।
क्या हुआ? सेल नहीं डाल पा रहे हो यार? माइक में ठीक थे सेल। उसी को हिलाना डुलाना होता है यार, कोई है नहीं दूसरा ऑफिस में। हेलो, हल्का सा ज़्यादा अंदर नहीं करना होता, थोड़ा अंदर करके हो। हाँ आ गया। हेलो हेलो हेलो, आ तो जाएगा। लाइट तो जल रही है सेल की वजह से। हेलो हेलो हेलो, कुशवाजी नहीं है क्या आज? सेल सही लगा रहे हो? हेलो 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 हेलो, 3 नंबर में लगा था। हाँ तो क्या कुशवाजी इन, अरे इनसे तुम्हारी ज़रूरत है यार। हेलो 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 हेलो, ये तो चार्ज है ना, ये तो जल रही लाइट। हेलो 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 बोल रहे हैं। हेलो 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 हेलो
बनने से बच गई। तो बच्चों, हम स्टैटिक फ्रिक्शन के नेचर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये देखा कि बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये बेटा अपनी वैल्यू को बढ़ा घटा लेता है ज़रूरत के हिसाब से। जब ज़रूरत होती है तभी लगता है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो नहीं लगता है। 5 न्यूटन की ज़रूरत है तो 5 लगेगा, 8 की ज़रूरत है 8 लगेगा। और ये समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है ना। इसीलिए इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ा घटा सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। जैसे आप अपनी ताकत को एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा ताकत आप नहीं लगा सकते हो, ऐसे फ्रिक्शन की अब एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको लिमिटिंग कहते हैं। तो फ्रिक्शन भी एक मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकता है। तो मैंने लिखा है फ्रिक्शन कैन एक्ट अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की जो अधिकतम वैल्यू होती है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रहे, दिस इज नॉट द स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला। तो आप समझिए इस बात को, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा बेटा, इस बात का अंदाजा कैसे लगता है? तो अगर आप बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, अगर आप ज़मीन पर एक बॉडी रखें और उस बॉडी को धक्का देने लगे, तो आप ये पाएंगे कि जब आप इस पर थोड़ा थोड़ा धक्का बढ़ाएंगे तो बॉडी शुरू में मूव नहीं करेगी। मान लीजिए आपने जब 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो बॉडी मूव नहीं कर रही, तो आप समझ गए कि फ्रिक्शन 1 न्यूटन है। आप फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते 10 न्यूटन तक ले गए और बॉडी तब भी मूव नहीं कर रही, तो आप समझ गए कि फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग रहा है। बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब आपका नेट फोर्स बैलेंस है। बेटा इसका मतलब है आपके फोर्स को किसने बैलेंस कर रखा है? फ्रिक्शन ने। आपने ये फोर्स बेटा बढ़ाते बढ़ाते 11 कर दिया, बॉडी मूव नहीं करी, तो फ्रिक्शन 11, 12 पे मूव नहीं करी, फ्रिक्शन 12। आप ये देख रहे हैं कि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाता जा रहा है। आप ये बात समझ रहे हैं कि फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा सकता है, जैसे आप अपनी फोर्स की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए 20 न्यूटन तक मोशन करते गए, बढ़ाते गए और मोशन नहीं हुआ, तो आप यही तो समझेंगे ना कि फ्रिक्शन ने अपने आप को 0 से बढ़ा के 20 तक बढ़ा लिया। लेकिन आप भी ये देखना चाह रहे हैं, आप भी जिद्दी इंसान है कि देखते हैं कब तक बढ़ाएगा, तो देखें किसमें कितना है दम। लेकिन जैसे ही आपने इस फोर्स को 21 किया या 20 से थोड़ा सा बढ़ाया, 20.001 किया, 20.001 जैसे से थोड़ा सा बढ़ाया, ये बॉडी चल पड़ती। तो जैसे आपने बेटा 20 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाया, बॉडी फिसल जाती है। इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको यह पता चला कि 20 न्यूटन के बाद फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं पाया। क्योंकि अगर उसने और बढ़ाया होता अपने आप को, तो बॉडी मूव ना कर पाती। बॉडी का एक्सेलरेट होना, बॉडी का मूव करना इस बात का सबूत है कि फ्रिक्शन ने अपने आप को इस लिमिट से ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं पाया। इससे हमें पता चला कि फ्रिक्शन एक सीमा तक अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, फ्रिक्शन एक लिमिट तक अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, फ्रिक्शन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। फ्रिक्शन की उस अधिकतम वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये डिसाइड किया गया और ये देखा गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो म्यू एस आता है, म्यू एस, जहाँ पर म्यू एस को हम लोग बुलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बुलाते हैं बेटा? जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। यानी जब तक मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं करोगे तब तक म्यू एस चेंज नहीं होगा। अगर स्टील और स्टील के बीच में म्यू एस आपका 0.4 है तो 0.4 ही रहेगा। या तो आप मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दो या मटेरियल ही चेंज कर दो। जैसे रबड़ और लकड़ी के बीच में अलग होगा, रबड़ और लोहे के बीच में अलग होगा, लोहे और लोहे के बीच में अलग होगा, लोहे और स्टील के बीच में अलग होगा, स्टील और एल्युमिनियम के बीच में अलग होगा। बात समझ रहे हैं? आयरन और वुड के बीच में अलग होगा।
आयरन में भी अगर सरफेस की रफनेस में चेंज करोगे, अब सरफेस में तुम पता लगा क्रीम लगा के आ गए तो तुम्हारी सरफेस हमने देखा है चिकनी नजर आती है कि नहीं? कुछ लोग लगा लेते हैं, भैया क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम भी सर्दियां आती हैं तो एक ही हमारी फेवरेट है वैसलीन, वो 2 रुपया वाली डिब्बी, वो अब जो 20 रुपया की आने लगी। हमने जीवन में अपने दूसरी क्रीम नहीं लगाई कभी। तो ऐसे होता है कि अगर आप सरफेस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दोगे, ऑयलिंग कर दोगे, पाउडरिंग कर दोगे, तो आपकी सरफेस का फिजिकल नेचर, मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, वहां फ्रिक्शन में म्यूएस में चेंज आएगा। सरफेस ही बदल दोगे, एल्युमिनियम की सरफेस की प्रॉपर्टी अलग है, आयरन की अलग है, लकड़ी की अलग है, रबड़ की अलग है, जमीन की अलग है, तो भी म्यूएस चेंज होगा। लेकिन पता लगा लकड़ी की बॉडी है और वैसी ही सरफेस वाली दूसरी लकड़ी की बॉडी ले आओगे, 10 kg की जगह 20 kg, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दोगे, तो उन सब पे डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है म्यूएस। भ्रम क्या है? भ्रम यह है कि लोगों को लगता है कि सर यहां ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू और नॉर्मल का जो अनुपात होता है ये कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट को म्यूएस कहते हैं। ये अनुपात तब तक नहीं बदलता जब तक मटेरियल चेंज ना किया जाए। लेकिन यहां से बच्चों को सिर्फ फॉर्मूला याद रहता है, प्रोपोर्शनलिटी वाली बात याद नहीं रहती। बच्चे कहते सर म्यू एस बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन बटे नॉर्मल। तो एक बार सवाल पूछ लिया किसी परीक्षा में कि नॉर्मल को 2 गुना करेंगे तो बताइए म्यू एस कितना हो जाएगा? जनता लिख आई, बोली आधा हो जाएगा। नॉर्मल को 2 गुना कर दोगे तो बटे में 2 आ जाएगा, तो जो भी फ्रिक्शन होगा वो आधा हो जाएगा। तो मूर्खो, इसका मतलब फिर आपने प्रोपोर्शनलिटी का मतलब नहीं समझा। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है नॉर्मल डबल करोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डबल हो जाएगा, इसको आधा करोगे तो ये आधा हो जाएगा, इसको 3 गुना करोगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। परंतु ये अनुपात तब तक नहीं बदलेगा जब तक 2 मटेरियल में से कोई एक मटेरियल ना बदल दिया जाए या उस मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी, उस सरफेस की रफनेस या स्मूथनेस में कोई चेंज न की जाए, तब तक म्यूएस नहीं बदलता। यानी उसका आंसर था कि नॉर्मल को 2 गुना करोगे तो म्यूएस में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रिक्शन 2 गुना हो जाएगा। इसको तो ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। तो कोई ये ना समझे कि नॉर्मल को आधा कर दिया तो ये डबल हो जाएगा, ना ना। इसलिए मैंने कहा ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। एन क्या है? एन नॉर्मल रिएक्शन है उन 2 सरफेस के बीच में जिनमें तुम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि तो 2 की है ना, इसी को तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर कहते हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जरूरत के हिसाब से लगता है, जरूरत के हिसाब से। भले 20 न्यूटन की मैक्सिमम, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है, इसका मतलब वो 0 से 20 न्यूटन के बीच में लगेगा। मिनिमम 0 हो सकता है 20, 15 की जरूरत होगी तो 15 लगेगा, 10 की होगी तो 10 लगेगा, नहीं होगी तो नहीं लगेगा। हाँ, 20 से ज्यादा नहीं लग पाएगा। 21 चाहोगे तो नहीं लगेगा, 18 चाहोगे तो लग जाएगा, 17 की जरूरत होगी तो 17 लगेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है परंतु तुमने फोर्स 10 ही न्यूटन लगाया, तो 10 न्यूटन को रोकने के लिए फ्रिक्शन की कितनी जरूरत है? 10। तो 10 लगेगा, 20 नहीं लगेगा। तो आप उन बच्चों की तरह मत बनिए जो सीधे ये फॉर्मूला लगाते हैं और उसी को आंसर लिख देते हैं कि कितना फ्रिक्शन लगेगा, बोले म्यूएन लगा दो। मैं आपको बता दूं कि किसी सवाल में तुमको म्यूएन नहीं लगाना है। फ्रिक्शन हमें ये सिर्फ इसलिए निकाला जाता है ताकि हम आगे देख सकें, चेक कर सकें कि बॉडी में मोशन होगा कि नहीं होगा। तो इस बात को आप भली बातें समझ लीजिए। पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर है कि आप फ्रिक्शन की समझ पैदा करें कि फ्रिक्शन लगता कैसे और कितना लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से लगता है, उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, 0 से इतना, 0 से इसके बीच में जितनी जरूरत होगी उतना लगेगा। कोई गारंटी नहीं कि 0 ही लगेगा, कोई गारंटी नहीं कि लिमिटिंग ही लगेगा। अगर लिमिटिंग की आवश्यकता होगी, लिमिटिंग तब लगता है जब वो बस स्लिप करने ही वाला होता है, लास्ट स्टेज आ जाती है जिसे लिमिटिंग स्टेज कहते हैं, इम्पेंडिंग स्टेट कहते हैं, जिसमें ऐसे बोलते हैं कि बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू स्लिप, बस अब सीमा क्रॉस हो गई है, बॉडी स्लिप करने ही वाली है। तो इस बात को आपको समझना है। तो कोई आपसे पूछे कि भैया क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला होता है, आप कहेंगे सर नहीं, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। रेंज होती है, रेंज 0 से लिमिटिंग। फॉर्मूला किसका है?
इट इज नॉट स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन कितना लग सकता है, इस बात को समझिए। आगे हम ढेरों सवालों में इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, आप इस बात को जरूर समझिए। तो ये तो हो गया कि लिमिट। दूसरी बात हमने म्यूएस पे जोर दिया कि म्यूएस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एन क्या है? एन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सरफेस। जैसे कि बेटा ये सारी बातें एनएलएम में पढ़ा चुका हूं। मान लो बेटा ये m है, ये 2m है, ये 3m है। अगर यहां स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहे हो तो यहां नॉर्मल कितना आएगा? याद है ना तीनों का वेग? बताओ यहां नॉर्मल कितना आएगा? 6 mg। यहां ले रहे हो तो कितना आएगा? 2 का वेग 3 mg, और यहां ले रहे हो तो कितना आएगा? mg। यहां का नॉर्मल mg, यहां का 3 mg और यहां का 6 mg। सारे नॉर्मल पढ़ा चुका हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये बातें लिख ली सबने? तो लिखना चाहिए बेटा, इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या करते रहते हो? समझते समझते लिखने की आर्ट पैदा करो, बेटा गधे हो बिल्कुल। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन always acts as per requirement। रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब कुछ बेसिक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो बेटा एक बहुत सरल एग्जाम्पल समझते हैं। बेटा एक 10 kg की बॉडी है और यहाँ म्यूएस की वैल्यू 0.6 है और ये बॉडी ग्राउंड पे रखी है और हमने इस पे एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। हमने कहा फाइंड नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, और एक हमने कहा फोर्स बताओ, फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू ग्राउंड, ग्राउंड के कारण बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, जो थ्योरी मैंने बताई उसको इन छोटे छोटे सवालों से उस थ्योरी को बहुत अच्छा से मजबूत करेंगे। अभी तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो थ्योरेटिकल फॉर्म में बताई। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स की थ्योरी को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स देखने होते हैं कि जो बातें मैं थ्योरी में बोल रहा था उनको कैसे समझोगे। तो ये सवाल इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएंगे, ये सवाल उस थ्योरी को थोड़ा सा बेसिक को मजबूत करने के लिए। बेटा अगर मैं इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। मैं नए सिरे से डायग्राम बना रहा हूँ बेटा। इसका मास 10 g लगेगा, वेट लगेगा बेटा, नॉर्मल लगेगा।
तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बेटा 10G होगी, G 10 ले लेते हैं तो 100 न्यूटन होगी, 100 न्यूटन। तो बेटा ये 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। मुझे बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस फोर्स को राइट डायरेक्शन में घसीटूंगा तो बताओ बेटा फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? बॉडी पर फ्रिक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। अब पहले हम ये चेक करते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता है। प्लीज़ मेरे शब्दों को मार्क किया करो, शब्द में बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैंने क्या कहा कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम ये देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता है। सेंटेंस समझा करो ध्यान से, मैं क्या बोलो, लगेगा बोल देता तो मतलब अलग हो जाएगा, कितना लग सकता है ज़रूरत के हिसाब से, पर ज़रूरी नहीं कि यही लगेगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो अधिक से अधिक कितना मौजूद है हमारे पास फ्रिक्शन, कितनी आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो म्यूएस की वैल्यू बेटा 0.6 है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100 है, तो 60 न्यूटन हमारे पास मौजूद है खाते में फ्रिक्शन। अगर हमारे पास आवश्यकता हुई तो हम 60 न्यूटन तक लगा सकते हैं। तो फ्रिक्शन की जो रेंज होगी वो 0 से कहाँ होगी? 60। लेकिन क्या 60 ही लगेगा, ये पक्की बात है क्या? नहीं ना बेटा, जरूरत के हिसाब से लगता है। तो अब मुझे बताओ, अगर आपने ये फोर्स 20 न्यूटन लगाया है तो इसे रोकने के लिए, फोर्स को रोकने का प्रयास करेगा। फ्रिक्शन क्या चाहता है, ये बॉडी स्लिप करे कि ना स्लिप करे? स्लिपिंग का अपोज करता है, वो स्लिपिंग का विरोध करता है, वो चाहता है बॉडी आपस में स्लिप ना करे। तो इसे रोकने के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है, 20 की कि 60 की? तो इसकी भुजाओं में 60 हाथियों का बल है, लेकिन बल लगाएगा कितना? 20 ही लगाएगा केवल, क्योंकि 20 न्यूटन को रोकने के लिए फ्रिक्शन हमें केवल और केवल कितना चाहिए भैया? 20 न्यूटन फ्रिक्शन चाहिए। तो हमारा आंसर ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 20 न्यूटन लगेगा। 60 सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि 60 आपने इसलिए लगा लिया कि भाई जो 20 न्यूटन फोर्स लग रहा था बेटा वो 60 से छोटा था। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर 60 इधर लगा देंगे 20 इधर, अरे काहे लगा देंगे 60? हाँ अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अगर 60 इधर लगा देंगे तो 20 छोटा पड़ जाएगा, तो ये 20 की वजह से बॉडी आगे नहीं जाना चाहेगी, तो सर ये रुक जाएगा, तो ठीक बात है, लेकिन हकीकत में 60 मत लगा देना। तुम चाहो तो कंपेयर कर सकते हो कि जो 20 न्यूटन है वो 60 न्यूटन से छोटा है, इसलिए ये बॉडी राइट डायरेक्शन में स्लिप नहीं करेगी। तो अगर राइट डायरेक्शन में स्लिप नहीं करेगी तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? 0 होगा। एक्सेलेरेशन कितना होगा? 0। क्या है? तो सुनो, रुक जाओ 10 मिनट है, उस समय बोला था चूंकि माइक गड़बड़ हो गया था क्लास के बीच में। फिर तो मैं फिर से सुनो बेटा ध्यान से, यहां आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन 20 ही न्यूटन लगेगा, भले उसके पास ताकत 60 न्यूटन है, पर फ्रिक्शन जरूरत के हिसाब से लगता है, ठीक है? तो ध्यान रखना। अब देखो कुछ महामूर्ख किस्म के लोग होते हैं, गड़बड़ क्या करते हैं, बोले सर फ्रिक्शन 60, ये 60 निकालेंगे फिर यहाँ 60 लगा देंगे, फिर कहेंगे देखिए सर 20 न्यूटन 60 न्यूटन से छोटा है, बॉडी उधर नहीं जाएगी। फिर अगले पल उनको ये विचार आता है कि ये तो 60 लग रहा है, तो बॉडी उधर नहीं जाएगी, बॉडी इधर आ जाएगी। ये बहुत ही नालायकी वाला विचार है, ऐसा नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए फोर्स जब आप राइट में लगाते हो बेटा तो दो ही बातें होती हैं, इसकी जो टेंडेंसी है वो राइट जाने की, तो ये बॉडी या तो राइट डायरेक्शन में जाएगी या कहीं नहीं जाएगी, रेस्ट पे रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी तुम घसीटो इधर बॉडी पीछे चली जाए, क्योंकि फ्रिक्शन मूव नहीं कराता, स्लिपिंग को रोकता है। अब ध्यान रखना, इस स्लिपिंग उल्टा नहीं कराएगा कि घसीट के इधर कराएगा। अब सोचो बॉडी इधर जाने लगे तो फ्रिक्शन उधर नहीं लग जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर राइट में है तो आपको बस यही चेक करना है कि राइट में जाएगी कि नहीं जाएगी। तो बस ऐसे सोच लो कि ये फ्रिक्शन फोर्स 20 है और रोकने वाले फोर्स के पास कितनी ताकत है? 60, तो ये इधर ले नहीं जा पाएगा, फ्रिक्शन इसे रोक देगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर एक्सेलरेशन 0 होगा और बॉडी स्लिप नहीं कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक की काइनेटिक? और स्टैटिक पूरी ताकत लगाता है कि जरूरत के हिसाब से लगेगा, और जरूरत कितने की है? तो 20 लगेगा कि 60? 20 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। समझ आ रही बात? जो थ्योरी उतनी देर से सुना रहा हूं उसी थ्योरी को अप्लाई कर रहा हूं। तो फ्रिक्शन का आंसर 20 है, नॉर्मल का आंसर 100 है। अब ये सुनो ध्यान से काम की बात। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात पूछ ली? हमने पूछा कि
बॉडी पर ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया? तो मुझे यह बताओ कि इस बॉडी पर ग्राउंड ने कौन कौन से फोर्स लगाए हैं? क्या नॉर्मल लगाया है? कोई और भी लगाया है? ग्राउंड ने क्या क्या लगाया? नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों ग्राउंड ने लगाया, तुम नहीं लगाने आए हो। यहां 5% लोग गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है ग्राउंड ने नॉर्मल लगाया। नॉर्मल पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है। अरे नहीं भैया, ग्राउंड ने ही फ्रिक्शन लगाया है, ग्राउंड ने ही नॉर्मल लगाया है। बेटा जो नॉर्मल लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन को टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं टेंजेंशियल? टेंजेंट क्या रॉन्ग लग रहा है? अरे दिख नहीं रहा टेंजेंशियल लग रहा है। और बेटा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है बेटा, ये नॉर्मल ऐसे लग रहा है, बेटा फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों ही बॉडी पर किसने लगाए हैं? ग्राउंड ने। दोनों ही कांटेक्ट फोर्स हैं। क्या है? तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसे R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मैंने जानबूझ के रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नहीं लिखा है, मैंने सरल भाषा का प्रयोग किया। मैंने कहा तुम ये बता दो कि ग्राउंड ने बॉडी पर कितना फोर्स लगाया, टोटल फोर्स। तो इसका मतलब बेटा ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो इन दोनों का N और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा 90 डिग्री पे वेक्टरों का रिजल्टेंट आपको याद होगा, पैरेललोग्राम लॉ, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा अगर 90 हो तो cos 90 0 होता है, और √a² प्लस b², तो √ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन cos 90 0 हो जाएगा। तो जो तीसरे पार्ट का जो आंसर होगा, जो ग्राउंड ने बॉडी पर फोर्स लगाया है, वो ना तो N है ना ही Fs है, दोनों ही फ्रिक्शन ग्राउंड ने लगाए हैं। तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स R को हम फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन द बॉडी कह सकते हैं, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं, या सिंपल कांटेक्ट फोर्स भी बोलेंगे। तो इसका मतलब यही होगा, दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। इसे बेटा हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं या रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। और इसको हम ऐसे निकालेंगे, √ के अंदर नॉर्मल है बेटा 100 का स्क्वायर, और फ्रिक्शन 60 मत लग देना, जितना फ्रिक्शन लग रहा है वो रखना है। तो थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला सवाल हमारे इस सवाल में नीट एग्जाम में आने काबिल है। ये थोड़े ज़्यादा सरल सवाल हैं। ये तो हम आपको बहुत जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं जानबूझ के, ताकि जो थ्योरी बताई है उसको जस्टिफाई किया जा सके, चीज़ों को बेहतर ढंग से समझाया जा सके। इसको फटाक से लिखिए।